फ्रेंड्स, तो हम लोग सीवीएस फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज जगुलर वीनस पल्स या जगुलर वीनस प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो जगुलर वीनस पल्स क्या होता है कि जगुलर वीन के अंदर हमारे पास कितना प्रेशर होता है, कितना उसके अंदर ब्लड का प्रेशर होता है, उसको कहते हैं जगुलर वीनस प्रेशर। अब इस जगुलर वीनस प्रेशर में चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वेव्स बनते हैं और डिसेंट बनते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो वेव है वो हमारे पास होता है ए वेव। यहाँ पर इन्होंने से लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले ए वेव बनता है। अब ए से आप याद रखना आर्टेरियल कंट्रैक्शन। तो ए वेव शो करता है किस चीज़ को? आर्टेरियल कंट्रैक्शन को। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ए वेव है। ये देखिए एक वेव बन गया है, तो ये शो कर रहा है किसको? आर्टेरियल कंट्रैक्शन को। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक क्या है? ये ए वेव है। फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये वाला, ये थोड़ा मैंने नीचे लाया, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे आता है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके ये बेस लाइन है ना, बेस लाइन से लेके यहाँ तक ये जो है ये नीचे वाला हिस्सा, इसको हम नाम देंगे एक्स डिसेंट। एक्स डिसेंट मतलब नीचे वाला जो वो होता है वो डिसेंट होता है, ठीक है। जो मतलब खड्डे में जा रहा है उसको डिसेंट कहेंगे, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारे पास क्या होगा? वेव होगा। तो इसमें ए वेव है, सबसे पहले आर्टेरियल कंट्रैक्शन को शो करता है। उसके बाद फिर डिसेंट है, उसको कहते हैं एक्स डिसेंट। अब वो एक्स डिसेंट किस चीज़ को शो करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास ये सी वेव है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर से सी वेव है। उसके बाद फिर ये अगला फिर से डिसेंट है। अब यहाँ तक देखें, ये यहाँ तक, ठीक है, ये सी वेव है। और नीचे जो आ रहा है ये बेस लाइन से नीचे वाला ये है, इसको कहते हैं एक्स डैश डिसेंट। फिर उसके बाद हमारे पास ऊपर जा रहा है क्या? वी वेव। अब देखें ये वाला बेस लाइन वाला लाइन कौन सा? ये एक इमेजिनरी लाइन है, मैं खुद लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले ये सारे क्या हैं? वेव्स हैं, ए वेव, सी वेव, वी वेव। तो ये वी वेव है, ठीक है। इसके नीचे वाले सारे फिर डिसेंट है, ये एक्स डिसेंट है, फिर ये एक्स डैश डिसेंट है, और ये लास्ट वाला क्या है? वाई डिसेंट। इसको कहते हैं वाई डिसेंट, ठीक है, जो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। अब इन सब के हम फंक्शंस पढ़ते हैं कि ये क्यों बनते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखें कि वेव्स तब बनेंगे जब जगुलर वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। वेव्स कब बनेंगे? जब जगुलर वेन के अंदर क्या है? प्रेशर बढ़ जाएगा तो वेव्स बनेंगे। जब जगुलर वेन में प्रेशर कम होगा जगुलर वेन में, तो फिर उस वक्त क्या बनते हैं? डिसेंट। अब ये कॉमन सेंस की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ। जगुलर वेन आपको पता है सुपीरियर वेना के बाद उससे सबक्लेवियन वेन्स, और फिर ऊपर हमारे पास जगुलर वेन होता है जो कि नेक, ये हमारे पास, हाँ, ये थ्रोट के एरिया में यहाँ पर लैटरली प्रेजेंट होता है स्टर्नोक्लेटोमास्टाइड मसल के साथ, दोनों साइड पे, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। तो अब देखें, सबसे पहले ए वेव था, तो ए वेव, ए से आर्टेरियल कंट्रैक्शन। आर्टेरियल कंट्रैक्शन जब होगी, जाहिर सी बात है, अब राइट आर्टेरिया फॉर एग्जांपल कंट्रैक्ट हो गया, तो राइट आर्टेरियम के अंदर जो ब्लड है वो कुछ तो जाएगा कहाँ पे? वेंट्रिकल में, लेकिन कुछ क्या होता है? वो बैकवर्ड फ्लो करता है, बैकवर्ड हमारे पास प्रेशर डालता है। जब बैकवर्ड प्रेशर डालेगा, बैकवर्ड क्या है हमारे पास? सुपीरियर वेना के वहाँ है, फिर ऊपर क्या है? सब क्लीवियन वेन है, फिर ऊपर क्या है? जगुलर वेन है। तो जगुलर वेन के अंदर क्या है? प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा ब्लड जमा हो जाएगा ना जगुलर वेन में। तो फिर क्या है? उसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या है? ए वेव बन जाएगा। तो प्रोमिनेंट ए वेव्स अगर बहुत बड़े हों, नॉर्मल से भी बहुत बड़े हों, उसको कहते हैं प्रोमिनेंट ए वेव्स। वो कब होंगे? जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगी, या पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब देखिए, कॉमन सेंस यूज़ करें कि ट्राइकस्पिड वाल्व अगर स्टेनोज रहे, तो फिर जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करेंगे तो फिर वेंट्रिकल्स में जो ब्लड जाएगा वो स्लो जाएगा, थोड़ा जाएगा। ज़्यादातर जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो करेगा। जब बैकवर्ड फ्लो करेगा तो ऊपर आएगा सुपीरियर वेना केवा में, वहाँ से सबक्लेवियन वेन में, वहाँ से जगुलर वेन में। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? जगुलर वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉर्मल से भी ज़्यादा। तो फिर क्या होगा? एक वेव बनेगा जो कि बहुत बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, उसको कहेंगे प्रोमिनेंट ए वेव। अब जायंट ए वेव्स उससे भी बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैंने बनाया, ये फॉर एग्जांपल नॉर्मल ए वेव है। असल में ये मैंने बड़ा बनाया, इतना बड़ा नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल ए वेव इतना ही होता है, तो प्रोमिनेंट ए वेव जो होगा वो इतना होगा, इतना है फॉर एग्जांपल। और जो जायंट ए वेव होता है, तो ये हो रहा था प्रोमिनेंट ए वेव किस में? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में भी होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस में भी होता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस में इस वजह से हो रहा है कि जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड जो है स्लो जाएगा, थोड़ा बहुत ब्लड क्या करेगा? फॉर एग्जांपल वापस आर्टरियम में आएगा, जैसे रिगरजिटेशन में होता है ना। तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, वहाँ से सुपीरियर वेना के बाद फिर से सबक्लेवियन और जगुलर वेन में। और सेम पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी यही कंसेप्ट हमारे पास होता है। तो इनमें हमारे पास होता है प्रोमिनेंट ए वेव। फिर एक होता है जायंट ए वेव, वो बहुत लेंथी होता है, उसको कहते हैं जायंट ए वेव। तो वो हमारे पास कब होगा? वो
सीन इन AV डिसोसिएशन, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नहीं सॉरी AV डिसोसिएशन। हाँ, AV डिसोसिएशन ये है कि हमारे पास क्या है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। आर्ट्रिया के अंदर अपना एक पेसमेकर है, वो अपने पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, और वेंट्रिकल के अंदर अपना एक पेसमेकर है, वो अपने क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब पेसमेकर एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट है, वो अपने पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें हमारे पास आर्ट्रिया का हार्ट रेट अलग होगा और वेंट्रिकल का अलग होगा, इसको कहते हैं AV डिसोसिएशन। ये हमारे पास जो AV ब्लॉक्स होते हैं उनमें भी AV डिसोसिएशन हो जाता है। तो AV डिसोसिएशन जो होता है उसमें फिर क्या बनता है, उसमें भी एक प्रोमिनेंट A वेव बनेगा, क्योंकि उसमें जब हमारे पास कंट्रैक्ट करेगा, आर्ट्रिया अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वेंट्रिकल हो सकता है, उस टाइम वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट करो तो ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल में नहीं जाएगा बल्कि अपवर्ड वापस जाएगा, और अपवर्ड जब जाएगा तो जाहिर सी बात है सब सुपीरियर वेना के बाद सब क्लीवियन वेन ऊपर जगुलर वेन में जाएगा, तो हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जगुलर वेन में, और एक जायंट वेव बन जाएगा, बहुत बड़ा A वेव बनेगा। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक देखें, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या AV डिसोसिएशन, ये आपने याद रखनी है, MCQ जाते हैं कि जायंट A वेव किस कंडीशन में होते हैं, AV डिसोसिएशन में और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक किसको कह रहे थे, 3rd डिग्री AV ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कह रहे थे। प्रोमिनेंट A वेव्स किस में होते हैं, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारे कंसेप्ट वाली चीज़ें मैं आपको कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। ए वेव क्या है, आर्ट्रियल कंट्रैक्शन को शो कर रहा है, और आर्ट्रियल कंट्रैक्शन के दौरान क्योंकि ब्लड ऊपर जा रहा है जगुलर वेन में, उसकी वजह से ए वेव प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा, प्रोमिनेंट किन कंडीशन में होता है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगी तो ब्लड नीचे कम जाएगा वेंट्रिकल में, और ज़्यादा जो है ऊपर आएगा, सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ेगा, सबक्लीवियन वेन में फिर जगुलर वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा। और जायंट ए वेव क्या है, AV डिसोसिएशन और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। फिर अगला है हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास A वेव हो गया। A वेव के बाद जो अगला था वो था एक्स डिसेंट, नीचे जो जा रहा था। अब ये एक्स डिसेंट क्यों हो रहा था, क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वाल्व डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। अब जब वेंट्रिकल रैपिडली हमारे पास इजेक्ट करता है ब्लड को, तो उस वक्त क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व हमारे पास क्लोज, एक तो क्लोज हुआ पड़ा होता है और उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड निकल गया रैपिडली बाहर। तो जब ब्लड निकल गया बाहर, ठीक है, पहले वो सारा ब्लड भरा हुआ था वेंट्रिकल के अंदर, उसकी वजह से क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व हमारे पास डाउनवर्ड नहीं था बल्कि फ्लैट था या ऊपर की तरफ था। अब जब ब्लड निकल गया, ठीक है, तो उसके थोड़ा सा एम्प्टी हो गया वेंट्रिकल, तो क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व को नीचे की तरफ जाने के लिए क्या स्पेस मिल गया, तो वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा। तो जब डाउनवर्ड डिस्प्लेस होगा तो आर्ट्रिया के अंदर जो ब्लड है वो डाउनवर्ड आएगा, सुपीरियर वेना के अंदर जो ब्लड है वो भी डाउनवर्ड आएगा, सबक्लीवियन वेन के अंदर जो ब्लड है वो फिर नीचे सुपीरियर वेना केवा में आएगा, और रेगुलर वेन वाला जो ब्लड है वो भी नीचे आएगा सबक्लीवियन वेन में या सुपीरियर वेना केवा में। तो फिर क्या होगा, जगुलर वेन में प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो फिर क्या है, एक डिसेंट बनेगा। मैंने आपको बताया था प्रेशर कम होगा तो डिसेंट बनेंगे, तो एक्स डिसेंट बनता है। अब अब्सेंट एक्स डिसेंट कब बनेगा, ड्यू टू राइट हार्ट फेल्वर एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। सिंपल सी बात है, अगर राइट हार्ट फेल्वर होगा मतलब राइट वेंट्रिकल ठीक से कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, जब ठीक से वो कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेस वाला जो तेज़ी से ब्लड निकल रहा था वेंट्रिकल से, ठीक है, इजेक्ट हो रहा था, वो प्रोसेस नहीं होगा, वो रैपिडली ब्लड नहीं निकलेगा। जब रैपिडली ब्लड नहीं निकलेगा तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व, वो रैपिडली डाउनवर्ड डिस्प्लेस नहीं करेगा। जब रैपिडली डाउनवर्ड डिस्प्लेस नहीं करेगा तो ऊपर वाला जो ब्लड है आर्ट्रियम का, फिर सुपीरियर वेना केवा का, सबक्लीवियन वेन का, जगुलर वेन का, वो नीचे की तरफ तेज़ी से नहीं आएगा, जिसकी वजह से जगुलर वेन के अंदर प्रेशर तेज़ी से कम नहीं होगा, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, एक्स डिसेंट नहीं बनेगा, एब्सेंट होगा। फिर है वी वेव, अच्छा सी वेव फिर मैंने नहीं समझा, अच्छा फिर होता है सी वेव, ठीक है, ए वेव था, उसके बाद एक्स डिसेंट था, फिर सी वेव था। अब सी वेव पे शो कर रहा है राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, ए वेव क्या था, आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम के कंट्रैक्शन को शो कर रहा था, और सी वेव अब किस चीज़ को शो कर रहा है, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को। और एक्स डिसेंट शो कर रहा था डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है। अब सी वेव में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट जब करते हैं, ये पहला, अब राइट वेंट्रिकल में जो स्टार्ट में जब कंट्रक्शन होती है उस वक्त अभी तक एरोटिक वाल इतना ओपन, सॉरी पल्मोनरी वाल इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, तो उसकी वजह से जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो अब ब्लड नीचे तो जा नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है वो ब्लड क्या करेगा, ट्राइकस्पिड वाल के ऊपर प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से ट्राइकस्पिड वाल बल्ज करेगा ऊपर की तरफ, तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी ट्राइकस्पिड वाल की आर्ट्रियम के अंदर। और फिर आर्ट्रियम क्या होगा, आर्ट्रियम जो हमारे पास ये पहला फेस है, राइट वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन का पहला फेस ये है, और ये जो एक्स डिसेंट था ये बाद में अगला जो स्टेज होता है ना, जिसमें रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेस होता है, उसमें फिर हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगा ट्राइकस्पिड वाल, पहले फेस में अपवर्ड डिस्प्लेस करेगा। अपवर्ड डिस्प्लेस जब करेगा तो
अपवर्ड जब डिस्प्लेस कर लिया उसने तो फिर क्या होगा, बल्ज होगा ट्राइकस्पिड वाल ऊपर की तरफ, तो आर्टरियम में प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर सुपीरियर वेना केवा में सबक्लीवियन वेन के और जगुलर वेन के अंदर क्या है प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा और सी वेव बन जाएगा। फिर वी वेव है, वी वेव हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज राइट आर्टरियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वाल। अब ट्राइकस्पिड वाल जब क्लोज्ड है उस वक्त हमारे पास राइट आर्टरियम की फिलिंग जब होती है उसकी वजह से राइट आर्टरियम की क्या है प्रेशर बढ़ जाती है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल तो क्लोज है, ब्लड नीचे नहीं जा रहा, सारा राइट आर्टरियम में जमा हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा उसका तो इसका मतलब सुपीरियर वेना केवा का भी प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड उसमें भी ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर सबक्लीवियन वेन के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा और ऊपर जगुलर वेन में, और फिर बनेगा वी वेव। और प्रोमिनेंट वी वेव्स कब होते हैं, ये ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में क्या होता है, वेंट्रिकल वाला ब्लड भी वापस आ रहा होता है आर्टरियम में, और ऊपर से भी रैपिडली आर्टरियम रैपिडली फिल हो रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी आ रहा है ब्लड, तो इसकी वजह से क्या है प्रेशर राइट आर्टरियम में बहुत बढ़ेगा, जो कि फिर ट्रांसफ़र होगा किस में, सुपीरियर वेना केवा में, वहाँ से फिर जगुलर वेन में, और जगुलर वेन का फिर क्या होगा, प्रोमिनेंट वी वेव्स हमें दिखाई देगा। फिर वाई डिसेंट है, वाई डिसेंट लास्ट है। ये वाई डिसेंट क्या होता है, ये फिर होता है राइट आर्टरियम की एम्प्टिंग हो रही होती है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब देखें डिसेंट को, देखें यहाँ पर भी एक्स डिसेंट में क्या था, ट्राइकस्पिड वाल डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रहा था, बल्ज कर रहा था वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। क्यों कर रहा था, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड रैपिडली इजेक्ट हो रहा था किस में, पल्मोनरी वाल्व में, तो उसकी वजह से फिर क्या है ट्राइकस्पिड वाल्व जब नीचे बल्ज करता है तो राइट आर्टरियम में प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर फिर ऊपर कम होगा कहाँ पे, सबक्लीवियन सुपीरियर वेना के वहाँ फिर सबक्लीवियन वेन और जगुलर वेन, तो उसकी वजह से फिर डिसेंट बन रहा था। अब वाई डिसेंट में भी सेम इसी तरह, वाई डिसेंट में भी हमारे पास प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन किस तरह से कि राइट आर्टरियम क्या है, अब यहाँ पर जो था एक्स डिसेंट में क्या था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा था ट्राइकस्पिड वाल्व का, लेकिन वो क्लोज था। यहाँ पर क्या होता है, क्लोज नहीं है, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन है और राइट आर्टरियम से सारा ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, तो राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड कम हो रहा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वो प्रेशर ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे, सुपीरियर वेना केवा में ना, जाहिर सी बात है राइट आर्टरियम में प्रेशर कम हो गया तो सुपीरियर वेना केवा, सबक्लीवियन वेन और फिर जगुलर वेन के अंदर प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उनका ब्लड अब राइट आर्टरियम में आ रहा है, क्योंकि राइट आर्टरियम वाला ब्लड चल गया राइट वेंट्रिकल में, तो सुपीरियर वेना के बाद सबक्लीवियन और जगुलर वेन का जो ब्लड आ रहा है वो सारा राइट आर्टरियम में आ रहा है, तो उनमें ब्लड कम हो जाएगा, तो उनमें जब ब्लड कम होगा जगुलर वेन में तो ज़ाहिर है प्रेशर कम होगा, तो फिर वाई डिसेंट बनेगा। अब रैपिड वाई डिसेंट कब बनेगा, जब ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो होता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस मैंने बताया था कि जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होता है, डबल मेम्ब्रेन जो कि हार्ट के अराउंड होता है, फैटी लेयर होता है, तो उसके अंदर फ्लूइड भी होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियम क्या होता है, अगर स्टिफ हो जाए, इसमें अगर स्टिफनेस आ जाए तो फिर क्या होता है, हार्ट को कंट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या हो, जगह ज़्यादा नहीं होगी, तो हार्ट हमारे पास क्या है, तो इस तरह से आहिस्ता से, वैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली वो इस तरह से कंट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें हमारे पास हार्ट सिर्फ ऐसे कंट्रैक्ट कर सकेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके पेरिकार्डियम जो है थिक हुआ है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से हार्ट के पास स्पेस नहीं है, क्योंकि पेरिकार्डियम एक थैला है समझें, जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है। अब वो थैला क्या है, फॉर एग्जांपल पत्थरों से भरा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो सख्त हो गया है, मोटा हो गया है, अब हार्ट के लिए स्पेस नहीं है ज़्यादा कंट्रक्शन के लिए, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें फिर क्या होता है, रैपिड वाई डिसेंट होता है। फिर है एब्सेंट वाई डिसेंट कब होगा, ड्यू टू कार्डिक टेम्पोनार्ड। कार्डिक टेम्पोनार्ड में फिर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इतना ज़्यादा होता है पेरिकार्डियम के अंदर, मतलब पेरिकार्डियल जो कैविटी होता है ना, ये इस तरह है ना, अब मैं आपको ये समझाता हूँ फिर शायद आपको ठीक से समझ आए डायग्राम से। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इस हार्ट के अराउंड ये इस तरह से एक थैला होता है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये वाला मेम्ब्रेन क्या है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये वाला जो सारा कैविटी है इसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी है ये। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पड़ा होता है फ्लूइड, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड इतना ज़्यादा नहीं होता नॉर्मली, लेकिन क्या होता है कार्डिक टेम्पोनार्ड में क्या होता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड एक ज़्यादा हो जाता है और दूसरा क्या होता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड मतलब ये राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल को डैमेज पहुंचे, उनमें से अगर ब्लड इंटर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड के साथ साथ ब्लड भी सारा जमा हो गया, तो अब सारा ब्लड यहाँ फिल हो गया, अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के लिए जगह प्रेजेंट नहीं है, तो इसको कहते हैं कार्डिक टेम्पोनार्ड।
तो इसमें क्या होता है, अपसेंट वाई डिसेंट होता है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनमें से MCQ आ सकते हैं। अब स्पेशल सर्कुलेशन हमारे बॉडी में जो होते हैं, कॉरोनरी है, सेरिब्रल है और स्केलेटल है और फिर स्किन की सर्कुलेशन है। तो कॉरोनरी सर्कुलेशन कंट्रोल होता है ऑलमोस्ट इंटायरली बाय लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर्स। लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर्स का मतलब है कि वहीं पे जो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, अच्छा कॉरोनरी की बात कर रहे हैं कि हार्ट के आसपास जो हमारे पास हार्ट का जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वजह से फिर ब्लड वेसल की वजह से डायलेशन होगी या फिर वेसल कंस्ट्रक्शन होती है। तो एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन होता है और दूसरा हमारे पास एडिनोसिन होता है। तो अगर ऑक्सीजन कम हो जाए या एडिनोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को, कॉर्नरी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। ऑक्सीजन जब कम होता है तो ज़ाहिर से ब्लड वेस इस्कीमिया हो जाएगा कॉर्नरी वेसल में। तो फिर कॉर्नरी वेसल्स को पता चल जाएगा कि भाई हमारे उसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को सेंस करते हैं। तो कार्डिक सेल्स हमारे पास, कार्डिक सेल्स उसको सेंस करते हैं ना, तो फिर कार्डिक सेल्स सिग्नल भेजेंगे कॉर्नरी वेसल्स को कि भाई डायलेट हो जाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जब पहुंचेगा तो ऑक्सीजन हमारे पास, जो सही रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो हमारे पास पहुंचेगा। क्योंकि हार्ट के अंदर तो एनारोबिक रिस्पायरेशन तो हो नहीं सकती, इस वजह से ऑक्सीजन की इसको अशद ज़रूरत होती है। तो फिर इस वजह से हाइपोक्सिया में कॉर्नरी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं और ब्लड फ्लो हमारे पास हार्ट की फिर नॉर्मल हो जाती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ताकि पूरा हो सके। और एडिनोसिन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और एडिनोसिन इंक्रीज़ होने की वजह से भी वेसोडाइलेशन होता है। तो ये लोकल फैक्टर्स है ना, ऑक्सीजन और एडिनोसिन। अच्छा, ये क्या करता है, इट एग्जिबिट्स ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन यही मतलब है कि अपने ब्लड वेसल्स को जो हार्ट है अपने कॉर्नरी सर्कुलेशन को खुद मेंटेन कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ठीक है। मतलब लाजमी नहीं है कि ऊपर से ब्रेन से सिग्नल आएगा तो ये वेदर डायलेट होगा, नहीं, ये खुद कंट्रोल कर रहा होता है अपने मेटाबॉलिक लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर्स के थ्रू। इट एग्जिबिट्स एक्टिव एंड रिएक्टिव हाइपरीमिया। मतलब इसके अंदर हाइपरीमिया भी होता है। हाइपरीमिया का यही मतलब होता है वेसोडाइलेशन। हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड, ईमिया मीन्स ब्लड, इंक्रीज ब्लड। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो इसके अंदर हमारे पास होता है एक्टिवली, जब भी रिक्वायर होगा इसको ज़्यादा ऑक्सीजन और वो पूरा ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा है तो इसके ब्लड वेसल्स को, ये अपने ब्लड वेसल को खुद ब खुद क्या कर देता है, डायलेट, वैसे डायलेट कर देता है। अच्छा, एक एक्टिव हाइपरीमिया, एक रिएक्टिव। एक्टिव हाइपरीमिया का ये मतलब है कि क्या है, एक बंदा है पहले नॉर्मली भाग रहा था, फिर तेज़ी से भाग रहा है, तो अब उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो अब क्या है, ब्लड फ्लो क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हाइपोक्सिया हो गया, उसकी वजह से उसका हमारे पास हाइपोक्सिया की वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो गए और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन फिर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। और रिएक्टिव हाइपरमीया में इस तरह होता है कि कुछ अरसे तक एक एरिया के पास ब्लड फ्लो ब्लॉक हुआ है या उसके पास इस्कीमिया ज़्यादा हुआ है, उसके बाद फिर क्या है, उसके रिस्पॉन्स में, इस्कीमिया के रिस्पॉन्स में फिर क्या है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, उसको कहते हैं रिएक्टिव, ठीक है, नाम से ज़ाहिर है, रिएक्टिव हाइपरमीया उसको कहते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्या है, वेसोडाइलेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉरोनरी सर्कुलेशन की हम पढ़ रहे थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर क्या है, यही है हाइपोक्सिया, एडेनोसिन, ऑक्सीजन और एडेनोसिन। मतलब हाइपोक्सिया ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है और एडेनोसिन अगर ज़्यादा हो वो भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, कॉरोनरी ब्लड फ्लो को। सेरेब्रल जो होता है वो भी इसी तरह ऑटो रेगुलेशन है उसकी भी, इट इज़ कंट्रोल ऑलमोस्ट इंटायरली बाय लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर्स, सेम हो गया। इट एग्जिबिट्स ऑटो रेगुलेशन, ये भी सेम है। इट एग्जिबिट्स एक्टिव एंड ये भी सेम हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल वेसोडाइलेटर यहाँ पर जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेसोडाइलेटर वो होता है सेरेब्रल सर्कुलेशन, मतलब वही ब्रेन की सर्कुलेशन है ना, समझ आ रही है ना आप लोगों को। तो सेरेब्रल सर्कुलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ पर क्या था, हाइपोक्सिया था, ऑक्सीजन का कम होना था और दूसरा एडिनोसिन का इंक्रीज होना। ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर रहे थे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाएगा, PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से सेरिब्रल से ब्रेन के जो आर्टरियोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेसोडाइलेशन उनकी हो जाती है और ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, फिर स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल को रेस्ट के ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है उसके ब्लड फ्लो को। ये और स्टिमुलेशन क्या होता है, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर काजेज वेसो कंस्ट्रक्शन, ये तो हमें पता है, ये मैंने समझाया था आपको पहले पिछले टॉपिक्स में कि अल्फा 1 के ऊपर जब एपिनेफ्रिन बाइंड होता है तो उन ब्लड वेसल्स की जो ट्यूनिका मीडिया होता है उनके अंदर स्मूथ मसल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं और वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और ये अल्फा 1 रिसेप्टर आपको मैंने बताया था स्किन के ऊपर, स्प्लैंक्टनिक वेसल्स वगैरह के ऊपर होते हैं। इसी वजह से ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनके अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज होती है। लेकिन ड्यूरिंग रेस्ट जो स्केलेटल मसल होता है ना, उनके ब्लड वेसल के ऊपर भी अल्फा 1 रिसेप्टर थोड़े बहुत होते हैं, तो वो वेसो कंस्ट्रक्शन काज कर रहे होते हैं। और अल्फा 2 रिसेप्टर जो होते हैं उनके ऊपर वो क्या काज कर रहे होते हैं, वेसोडाइलेशन। लेकिन मेनली क्या होता है, बीटा टू जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं
ब्लड वेसल्स के ऊपर, वो असल में क्या काज करवाते हैं, वेजोडाइलेशन। यहाँ पर इन्होंने अल्फ़ा 2 लिखा हुआ है। अल्फ़ा 2 भी वेजोडाइलेशन करवाते हैं, लेकिन अल्फ़ा 2 पेरिफेरली कम प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर अल्फ़ा 2 कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर। वहाँ से अल्फ़ा 2 जब एक्टिवेट होते हैं ब्रेन के अंदर, तो फिर वो बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन क्या है, ब्लड वेसल जो होते हैं उनके ऊपर अल्फ़ा 2 रिसेप्टर खुद ब खुद नहीं होते, वो प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर क्या, बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेजोडाइलेशन काज करवा रहे थे। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, अब रेस्ट के दौरान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल के ब्लड फ्लो को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो उसमें क्या था, अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन, और बीटा 2 रिसेप्टर क्या कर रहा था, वेजो डायलेशन स्केलेटल मसल के अंदर। और एक्सरसाइज के दौरान जो लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, वो ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहे होते हैं स्केलेटल मसल के। ये आपने सारी चीज़ें याद रखने हैं। और जो स्किन है उसको जो है एंटायरली कंट्रोल कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, चाहे रेस्ट पे हो चाहे एक्सरसाइज में, क्योंकि उसके ऊपर अल्फा 1 और बीटा 2 वो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन ज़्यादा अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं। रेगुलेशन ऑफ आर्टरीजल प्रेशर, अब आर्टरीज का जो प्रेशर है उसको कौन रेगुलेट करेगा, तो हमारे बॉडी में होते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो मीन्स क्या है, प्रेशर, रिसेप्टर का मतलब रिसीव करना, मतलब ये क्या होता है, टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं, ब्लड ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। अब ये बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ पे, ये हमारे पास उसमें प्रेजेंट होते हैं, एरोटिक आर्च में प्रेजेंट होते हैं और कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब बीपी इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो उसको हमारे पास वापस नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ये बैरो रिसेप्टर का काम होता है। अब बैरो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करते हैं मैक्सिमली टू इंक्रीजिंग बीपी, जब बीपी इंक्रीज हो रहा होगा तो उस वक्त हमारे बॉडी में बैरो रिसेप्टर मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करते हैं ताकि बीपी को वापस नॉर्मल की तरफ ला सकें। सेम अगर बीपी डिक्रीज़ भी हो रहा है उस टाइम भी रैपिड जो रिस्पॉन्स होता है, अच्छा यहाँ पर मैक्सिमल रिस्पॉन्स, अगर बीपी इंक्रीज़ होगा तो उस वक्त मैक्सिमम रिस्पॉन्स कौन शो करेगा, बैरो रिसेप्टर। लेकिन अगर बीपी डिक्रीज़ होगा उस वक्त मैक्सिमम रिस्पांस तो ये शो नहीं करता, लेकिन रैपिड रिस्पांस ये शो करता है, सबसे पहले ये एक्टिव होता है, ठीक है। मोस्ट रैपिड रिस्पांस टू डिक्रीज बीपी क्या है, बैरो रिसेप्टर है। लेकिन मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बीपी वो कौन करवाता है, मोस्ट पोटेंट का मतलब मोस्ट पावरफुल। एक होता है रैपिडली, मतलब रैपिडली ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है डिक्रीज, अगर बीपी कम है फॉर एग्जांपल 60 है तो उस रैपिडली उसको ले जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 70 75 या 80 तक। लेकिन क्या है, इसको 120 तक फॉर एग्जांपल ये नहीं ले जा सकता। लेकिन वही बीपी अगर 60 है या 55 है ना, उसको ये ले जा रहा था बैरो रिसेप्टर कहाँ तक, सबसे पहले वो एक्शन कर रहा था बैरो रिसेप्टर और उसको ले जा रहा था 75 तक या 80 तक। लेकिन क्या है, उसी 60 या 55 के ऊपर जब सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, वो इतनी जल्दी एक्टिवेट तो नहीं होता, सबसे पहले तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ना, लेकिन वो जैसे ही एक्टिवेट हो गया, ठीक है, थोड़ा टाइम तो लेगा, लेकिन जब एक्टिवेट हो गया तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंट रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज बीपी की तरफ वो कौन शो करेगा, पावरफुल रिस्पॉन्स। पोटेंट मीन्स पावरफुल, वो है सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, मतलब वो फिर 60 से ब्लड प्रेशर को ले जाएगा, हो सकता है 110 120 तक, मतलब सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स शो कर रहा है, मतलब नॉर्मल तक पहुंचाता है या उससे भी ज़्यादा कर देता है। तो ये होता है सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। नाम से जाहिर है कि सीएनएस की जब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ सीएनएस की तरफ कम हो जाएगी, तो सीएनएस की इस्कीमिया हो जाएगी, उसकी वजह से सीएनएस सिग्नल भेजेगा। जब वो सिग्नल भेजेगा तो फिर क्या करेगा, वो ब्लड प्रेशर को बहुत पावरफुल, बहुत मतलब पोटेंट तरीके से नॉर्मल की तरफ ले जाएगा। लेकिन क्या है, वो रैपिडली हमारे पास एक्टिवेट नहीं होता, वो एक्टिवेट ही तब होता है जब 60 या 60 से कम हो बीपी, फिर हमारे पास सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। उससे पहले सबसे पहले जो एक्टिवेट होगा वो बैरो रिसेप्टर। लेकिन अगर बीपी इंक्रीज़ हो रहा है उस वक्त मैक्सिमम रिस्पॉन्स कौन शो कर रहा होता है, बैरो रिसेप्टर। लेकिन जब डिक्रीज़ होगा उस वक्त मैक्सिमम रिस्पॉन्स या पोटेंट रिस्पॉन्स कौन शो करता है, सीएनएस। लेकिन रैपिड रिस्पॉन्स कौन शो करता है डिक्रीज बीपी की तरफ, वो है बैरो रिसेप्टर। फिर सीएनएस इस्कीमिया क्या एक्टिवेट होता है 60 या उससे बिलो टेम्परेचर के ऊपर। फिर है हमारे पास मेंटेन ड्यूरिंग शॉक के दौरान ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, बैरो रिसेप्टर। अच्छा, मेंटेन एज ए होल बीपी को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब नॉर्मल हालात में भी, वो होता है रास। रास क्या होता है, रीनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन रिलीज होता है जब जब भी ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा या 60 की डिक्रीज हो जाता है ट्यूबुलर सेल्स की तरफ ना, नेफ्रॉन के अंदर, तो फिर वो हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रहा था कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम ये क्या होता है, एज ए होल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब ये क्या होता है कि हमारे पास जो ये हमारे पास होता है बोमस कैप्सूल फॉर एग्जांपल, इस बोमस कैप्सूल से फिर निकल रहा होता है ये
इस तरह से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। वहाँ से फिर ये नीचे हमारे पास ये आएगा, नीचे ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर फिर होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। उसके बाद फिर नीचे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वगैरह होता है, ठीक है। यही आ रहा है। अब इनके ये ट्यूबुलर, ये सारा जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके आसपास ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इनको कहते हैं ट्यूबुलर सेल्स या पीसीटी सेल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल्स। यहाँ पर भी इसी तरह। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर फिर क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। असल में ये ट्विस्टेड होता है। ये कैपिलरीज इस तरह से होते हैं कि ये यहाँ पर ट्यूबुलर सेल्स भी यहाँ पर करीब होते हैं, इस तरह से होता है। इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, बॉमस कैप्सूल है। ये बॉमस कैप्सूल है। यहाँ से ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस तरह से आ रहे हैं। ये बॉमस कैप्सूल था, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्यूबुलर सेल्स हैं और यहाँ पर ये पड़े होते हैं बॉमस कैप्सूल में, ये क्या, कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज और ये ट्यूबुलर सेल्स जो आपस में करीब करीब पड़े हुए हैं, ये ट्यूबुलर सेल्स, ये जो कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के, इन ट्यूबुलर सेल्स को हम नाम दे रहे होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा मीन्स जंक्शन या करीब, ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के करीब जो ये सेल्स पड़े हुए हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो जब हमारे पास क्या है, ब्रोमस कैप्सूल के थ्रू थोड़ा फ्लूइड जाएगा ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स में, तो फिर ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स उसको सेंस करेंगे। उनको लगेगा कि हमारे पास क्या है, ब्लड फ्लो डिक्रीज है ब्रेन की तरफ, सॉरी किडनी की तरफ, मतलब बीपी कम है। तो फिर ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज़ करते हैं क्या, रेनिन। अब रेनिन जब इन्होंने रिलीज़ कर दिया, रेनिन पे क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पड़ा होता है एंजियोटेंसिनोजिन, जिसको बनाया होता है लिवर ने। तो रेनिन क्या करता है, उस एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। किसको, एंजियोटेंसिनोजिन में, एंजियोटेंसिनोजिन को, ठीक है। जिन का मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक है। तो उसको इसने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको कहते हैं एंजियोटेंसिन 1। फिर एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, लंग्स में जाएगा, वहाँ पर फिर वो कन्वर्ट होगा किस में, एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि फुल एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये भी एक्टिव इतना नहीं है, तो इस वजह से ये फिर जाएगा लंग्स में। लंग्स में एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 दो काम करता है। एक तो ये नाम से ज़ाहिर है, एंजियो मीन्स ब्लड वेसल, टेंशन मीन्स, टेंसिन का मतलब है ब्लड वेसल को टेंस करता है, उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। और वेजो कंस्ट्रक्शन जब होगा तो फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो मतलब रास क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है इस तरीके से। और क्या नाम है, दूसरा जो इसका फंक्शन होता है, ये जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा, वहाँ से रिलीज़ करवाएगा किस चीज़ को, अल्डोस्टेरोन को। और अल्डोस्टेरोन आपको पता है किडनीज़ के ऊपर जब लूप ऑफ हेनली पे और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल्स के ऊपर जब एक्ट करता है तो वहाँ से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। यहाँ पर तो इतना एक्ट नहीं करता प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स में, लेकिन लूप ऑफ हेनली और यहाँ पर एक्ट करता है और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी तो फिर क्या है, सोडियम आपको पता है बीपी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर को। और साथ में जब सोडियम एब्जॉर्ब होता है तो जाहिर सी बात है वो सॉल्यूट है ना, तो वो वाटर को भी अपने साथ ड्रैग करता है। तो फिर क्या है, वाटर भी साथ में एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से भी बीपी इंक्रीज़ होता है। और एंजियोटेंसिन 2 खुद ब खुद भी फिर बीपी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह से रास जो है एज ए होल क्या है, बीपी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल यही रास कर रहा है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम। और शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल कौन करवा रहा है, बैरोरेसेप्टर। तो ये सारे आपने याद रखने हैं। कुछ अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कल से इंशाल्लाह हम CVS के MCQs करेंगे। थैंक यू।